हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना प्रीवियस चैप्टर, जो कि हम प्राकृतिक वनस्पति पढ़ा रहे थे। इसका आज ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, वरना उसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी आप उसको देख सकते हो। आज इसका पार्ट 2 है और इस पार्ट 2 में पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारे पास है वन आवरण। भारत में वन आवरण, इस टॉपिक को सबसे पहले पढ़ते हैं। इस टॉपिक में बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे, मैं आपको ये बताता हूँ। इस टॉपिक में बेसिकली हम ये पढ़ने वाले हैं कि मतलब भारत में कहाँ कहाँ वन पाए जाते हैं, कितनी मात्रा में वन पाए जाते हैं, किस राज्य में ज़्यादा वन पाए जाते हैं, किस राज्य में कम वन पाए जाते हैं, ये चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक हमारे पास है कि राजस्व विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, भाई जो राजस्व विभाग है, ठीक है, उसके प्राप्त आंकड़ों के अनुसार भारत में 23.28% भाग पर वन है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि भाई जो राजस्व विभाग जो हमारा डिपार्टमेंट है, उसने जो है कुछ आंकड़े पेश किए हैं। ठीक है, और उस आंकड़ों के अनुसार ये कह रहा है कि भारत में कितने प्रतिशत भाग पर वन है, 23.28% भाग पर वन है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि वन क्षेत्र और वास्तविक वन क्षेत्र अलग अलग चीज़ है। अब वास्तविक वन क्षेत्र किसे कहते हैं और वन क्षेत्र किसको कहते हैं? देखिए, वन क्षेत्र जो होता है वो राजस्व विभाग के अनुसार अधिसूचित क्षेत्र होता है। ठीक है, चाहे वहाँ वृक्ष हो या ना हो, यानी वन क्षेत्र का मतलब है जो राजस्व विभाग के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, दूसरा है वन आवरण या वास्तविक वन क्षेत्र। ये जो है ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पे वास्तविक रूप से वनों से वो जो ढका होता है, यानी कहने का मतलब है जहाँ पे एक्चुअल में वन पाए जाते हैं उसको बोला जाता है वास्तविक वन क्षेत्र, और जो राजस्व विभाग के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है उसको बोला जाता है वन क्षेत्र। ठीक है, अब चाहे वो वन क्षेत्र हो या वन आवरण हो, दोनों में ही राज्यों में देखा जाए तो दोनों में राज्यवार भिन्नता पाई जाती है। यानी कुछ राज्यों में वनों की मात्रा ज़्यादा है, कुछ राज्यों में वन कम है। ठीक है, तो ये समझते हैं। जैसे अगर बात करें लक्षद्वीप की, तो लक्षद्वीप एक ऐसा राज्य है जहाँ पे एक तरीके से वन क्षेत्र लगभग शून्य है, यानी कि वहाँ पे पेड़ बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो वहाँ पे लगभग 86.93% क्षेत्र वन के अधीन है। ठीक है, यानी वहाँ पे वन क्षेत्र ज़्यादा है। इसके अलावा गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, यहाँ पे जो है 10% से कम वन क्षेत्र है। ठीक है, कितना? 10% से कम वन क्षेत्र है। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, ये जो है अर्धशुष्क इलाके, यहाँ पे बारिश नहीं होती। भाई अब जाहिर बात है, जब बारिश नहीं होती तो पेड़ कहाँ से होंगे? ठीक है, तो यहाँ पे ये अर्धशुष्क इलाके हैं, सूखे इलाके हैं, बारिश होती नहीं यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे पेड़ कम है, इसलिए यहाँ पे वन क्षेत्र कम है। दूसरा, हरियाणा और पंजाब एक ऐसे राज्य हैं जहाँ पे कृषि की जाती है मुख्य रूप से, इसलिए वहाँ पे क्या है कि जो वन क्षेत्र होता है उसको भी काट दिया जाता है और वहाँ पे खेती की जाती है, तो इसलिए खेती की वजह से वहाँ पे वन क्षेत्र कम है। ठीक है, इसके अलावा कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पे वन क्षेत्र बहुत ज़्यादा है। जैसे हमारे उत्तर पूर्वी राज्य हैं, जो हमारे उत्तर पूर्वी राज्य हैं वहाँ पे 30% से ज़्यादा जो है वन क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, सेवन सिस्टर्स वाला जो इलाका है वहाँ पे वन क्षेत्र ज़्यादा पाया जाता है। अब वहाँ पे ज़्यादा क्यों पाया जाता है? बिकॉज एक तो वहाँ पे पर्वतीय स्थला करती है। ठीक है, यानी वहाँ पे पर्वत बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात, वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। भाई जब मानसून आता है तो सबसे पहले वहीं पे आता है, सेवन सिस्टर वाले इलाके पे, और जम के वहाँ पे बारिश होती है। ठीक है, तो इस वजह से वहाँ पे पेड़ भी ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, अब वन क्षेत्र की तरह वन आवरण में भी जो है भिन्नता पाई जाती है राज्यों में। जैसे जम्मू कश्मीर में 9.5% वन आवरण है, वहीं अंडमान निकोबार में 84% है। ठीक है, तो जो है राज्यवार दोनों जगह में भिन्नता पाई जाती है। तो ये टॉपिक छोटा सा था, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं समझाने के लिए। बेसिकली ये समझो बस, एक तरीके से ये बताया गया है कि कहाँ वन ज़्यादा है, कहाँ वन कम है, यानी भारत में वन कितना है, वन कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, ये बताया जा रहा है बस। ठीक है, जो दूसरा टॉपिक है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वो एक बार समझ लो। दूसरा टॉपिक है वन संरक्षण। वन संरक्षण का मतलब ही होता है एक तरीके से वनों की सुरक्षा करना। ठीक है, जंगलों की सुरक्षा करना। अब जंगलों की सुरक्षा क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जंगल जो होते हैं, वन जो पेड़ पौधे होते हैं,
वो हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी है। अगर वो नहीं होंगे तो हम नहीं होंगे, ठीक है। तो वन संरक्षण इस पृथ्वी के लिए भी ज़रूरी है। तो वन संरक्षण के लिए क्या कदम उठा रहा है भारत, उसको हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में, कि वन संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं भारत के द्वारा। तो एक नीति बनाई गई है भारत के द्वारा 1952 में, जिसको लागू किया गया था, और 1988 में जिसको संशोधित किया गया था। उस नीति का नाम है वन संरक्षण नीति। तो ये जो वन संरक्षण नीति है, ठीक है, ये जो है इसके अनुसार क्या है, ये वन संरक्षण नीति ये कहती है कि भाई एक तरीके से इसका उद्देश्य यही है कि वनों की सुरक्षा करना। तो इसके अलावा और भी बहुत बड़े बड़े उद्देश्य, छोटे छोटे मोटे उद्देश्य इसके हैं। जैसे जो उद्देश्य वो दे रखे हैं मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे देश में 33% भाग पर वन लगाना। भाई जो देश का 33% भाग है उस पर वन लगाना इसका एक उद्देश्य है, यानी इन्होंने अपने गोल सेट कर रखे हैं। इसके अलावा पर्यावरण संतुलन बनाए रखना, ठीक है, और पारिस्थितिक असंतुलित क्षेत्रों में वन लगाना, यानी कि जो क्षेत्र इकोनॉमिक अनबैलेंस है, ठीक है, यानी जहाँ पे एक तरीके से असंतुलित क्षेत्र है, जहाँ पे पेड़ कम है, वहाँ पे पेड़ लगाना, वहाँ पे वन लगाना। इसके अलावा देश की प्राकृतिक धरोहर की, जैव विविधता की सुरक्षा करना। जाहिर बात है भाई, पेड़ों से जो है हमारा देश सुंदर दिखता है, ठीक है, उसकी धरोहर दिखती है, ठीक है, उसकी सुंदरता दिखती है। तो उसकी प्राकृतिक सुंदरता, प्राकृतिक धरोहर की सुरक्षा करना, ये भी जो है इस नीति का उद्देश्य है। और जैव विविधता की सुरक्षा करना। जाहिर बात है, पेड़ नहीं होंगे तो जैव जीव भी नहीं होंगे, जानवर भी नहीं होंगे। तो जीवों की सुरक्षा के लिए जो है पेड़ों की सुरक्षा करना ज़रूरी है। तो इसका ये भी उद्देश्य है। इसके अलावा मृदा अपरदन को रोकना, मरुस्थलीकरण को रोकना, बाढ़ को रोकना। जाहिर बात है, पेड़ नहीं होगा तो मृदा अपरदन जाहिर बात है होगा ही होगा, ठीक है, मरुस्थलीकरण भी होगा, बाढ़ भी होगा, ठीक है। तो इसलिए इन चीज़ों को फेस ना करना पड़े, इसलिए पेड़ों को लगाना ज़रूरी है। इसलिए इसका उद्देश्य ये भी है। इसके अलावा वनों की उत्पादकता बढ़ाना, ठीक है, वनों की उत्पादकता को बढ़ाकर वनों पर निर्भर ग्रामीण जनजातियों को इमारती लकड़ी, ईंधन, चारा और भोजन उपलब्ध करवाना, ठीक है, ये भी इनका उद्देश्य है। इसके अलावा पेड़ लगाने को बढ़ावा देना, पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए जन आंदोलन चलाना, ये भी इस नीति का उद्देश्य है, ठीक है। अब देखिए अगला टॉपिक अब देखिए जो टॉपिक अगला है वो है सामाजिक वानिकी। अब देखिए ये जो नीति थी वन संरक्षण नीति, ठीक है, इसके बाद क्या क्या कदम उठाए गए वो आप समझो। एक है सामाजिक वानिकी। सामाजिक वानिकी का मतलब होता है, वानिकी का मतलब होता है पेड़ लगाना, और सामाजिक वानिकी का मतलब है वो क्या, कि जब हम समाज के भले के लिए पेड़ लगाते हैं तो इसको बोला जाता है सामाजिक वानिकी, ठीक है, सामाजिक वानिकी। अब सामाजिक वानिकी को ना 3 भागों में विभक्त किया जाता है, 3 भागों में बांटा जाता है। एक होती है शहरी वानिकी, और एक होती है ग्रामीण वानिकी, और एक होती है हमारे पास फार्म वानिकी। अब शहरी वानिकी किसका मतलब समझ में आपको आई होप आ गया होगा। शहरी वानिकी का मतलब क्या होता है, शहरों में पेड़ लगाना, ठीक है, शहरों में प्लांटिंग करना, इसको बोला जाएगा शहरी वानिकी। ग्रामीण वानिकी मीन्स गाँव में पेड़ लगाना, ठीक है। फार्म वानिकी का मतलब क्या हो गया, जो व्यापारी होते हैं जब वो अपने फार्म में पेड़ लगाते हैं, ठीक है, फार्म में पेड़ लगाते हैं तो उसको बोला जाता है फार्म वानिकी। अब सवाल ये पैदा होता है कि चलो शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी तो समझ में आ गया कि भाई वो जो है एक तरीके से वो पेड़ लगाना है, लेकिन फार्म वानिकी, कोई व्यापारी अपने फार्म में पेड़ क्यों लगाएगा, ये सवाल पैदा होता है हमारे दिमाग में। देखिए फार्म यानी व्यापारी अपने फार्म में पेड़ क्यों लगाएगा, अगर वो अपने फार्म में पेड़ लगा ले, मिसाल के तौर पर वो ऐसे व्यापारिक महत्व वाले पेड़ लगा लेता है जिसका व्यापारिक महत्व बहुत ज़्यादा है, तो उससे उसे मुनाफा होगा, ठीक है, तो एक और उससे मुनाफा होगा यानी समाज का क्या होगा, कल्याण होगा। तो इसलिए इसको भी सामाजिक वानिकी में शामिल किया गया है, क्योंकि बहुत सारे व्यापारी करते हैं ये चीज़ कि अपने फार्म में, अपने जो है कारखानों में वो क्या करते हैं, पेड़ लगाते हैं और उनसे वो फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। तो ये सामाजिक वानिकी है। अब आता है अगला टॉपिक। अगला टॉपिक बहुत आसान है और बहुत इजी है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है, वो है वन्य प्राणी। वन्य प्राणी का मतलब आप जानते ही हैं, यानी वनों के प्राणी, जंगलों के जानवर, ठीक है। तो जंगलों के जानवर की भी सुरक्षा ज़रूरी है, क्योंकि भाई ये भी लुप्त होते जा रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे भाई लुप्त होते जा रहे हैं, तो इनको बचाना भी ज़रूरी है। अब इनके लिए क्या कदम उठाए गए हैं, क्या भारत ने इनके लिए कदम उठाए हैं, ठीक है, क्या करा है भारत ने इनकी जो है वनों की, साथ साथ इन जानवरों की भी सुरक्षा हो,
तो क्या कदम उठाया भारत ने? तो इससे पहले समझे ये कि वन्य प्राणी लुप्त क्यों हो रहे हैं। वन्य प्राणी लुप्त क्यों हो रहे हैं? पहला कारण ये है, एक तो भाई टेक्नोलॉजिकल एक तरीके से डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो चुका है। अगर इंडस्ट्रियल देखा जाए, औद्योगिक विकास बहुत हो गया, तकनीकी विकास बहुत हो गया, जिस वजह से वनों को के दोहन की गति तेज़ हो गई है। ठीक है भाई, अब जो है पेड़ों के बहुत सारे यूजेस हैं, जिसकी वजह से पेड़ों की कटने की गति तेज़ हो गई है। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण यह है भाई, एक तरीके से खेती के लिए, मानव बस्ती के लिए, सड़कों के लिए, जलाशयों के लिए ज़मीन की आवश्यकता है। भाई जनसंख्या बढ़ रही है, लोग कहाँ रहेंगे? ठीक है, मानव बस्ती चाहिए। ठीक है, सड़कें बनाने के लिए ज़मीन चाहिए, वो ज़मीन कहाँ से आएगी? जंगलों को काट के आ जाएगी। ठीक है, तो जंगलों को इस वजह से भी काटा जा रहा है। ठीक है, और जंगलों को काटा जा रहा है तो इस वजह से क्या हो रहा है? इस वजह से क्या हो रहा है? इस वजह से जो वन्य प्राणी है भाई, जब उनके जंगल ही यानी उनका जो नेचुरल हैबिटेट है वही ख़त्म हो जाएगा, तो फिर वो जो है वो खुद ही ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा भाई जाहिर बात है, पेड़ कट रहे हैं। ठीक है, स्थानीय लोग क्या कर रहे हैं? चारे के लिए, ईंधन के लिए, इमारती लकड़ी के लिए वनों से जो है पेड़ काट देते हैं। पेड़ काटते हैं, जंगल साफ हो जाते हैं। जंगल साफ होते हैं तो भाई जानवर हमारे प्यारे ऑटोमेटिकली गायब हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत समय पहले आपने सुना होगा, राजा क्या करते थे? पशुओं को मारते थे और इसको खेल समझते थे, पशुओं का शिकार करते थे। ठीक है, लाखों लाखों जानवरों को मार दिया राजाओं ने। तो पहले एक क्रीड़ा समझा जाता था, खेल समझा जाता था। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है जिस वजह से आज जो ये जानवर लुप्त हो रहे हैं, कि भाई पहले राजा क्या करते थे? खेल बनाते थे जानवरों को मारना। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे केस ये भी सुने गए हैं कि भाई जंगलों में आग लग जाती है। जंगलों में आग लगने से जो हमारे जानवर है उनको नुकसान होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब ये वन्य प्राणी संरक्षण यानी अब भारत ने क्या करा है कि भाई जिससे जो है हमारे वन्य प्राणी जो है उनकी सुरक्षा हो सके, उनकी जो है सुरक्षा की जा सके। तो उसके लिए भारत ने क्या करा है? वन्य प्राणी अधिनियम 1972। ये भैया एक अधिनियम था, एक्ट था, जिसको 1972 में पास किया गया। ठीक है, और इसका उद्देश्य बेसिकली आपको क्लियर है बिल्कुल। इसका उद्देश्य क्या है भाई? वन्य प्राणियों की सुरक्षा करना, ये इसका उद्देश्य है मेन। ठीक है, अब देखिए इस अधिनियम को जो है 1991 में संशोधित भी कर दिया गया, जिसके बाद ये कहा गया कि भाई अगर कोई वन्य प्राणी को जो है नुकसान पहुंचाना चाहेगा तो फिर उसको जो है दंडित किया जाएगा। इसके अलावा देश में अगर देखा जाए तो 103 जो है नेशनल पार्क हैं और 535 वन्य प्राणी अभयारण्य हैं। यानी ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे वनों की एक तरीके से जानवरों की सुरक्षा की जाती है। इसके अलावा प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, कई सारे प्रोजेक्ट जो है चलाए गए जानवरों की सुरक्षा के लिए भारत में, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर जो कि 1973 में चलाया गया, और इसका मुख्य उद्देश्य बेसिकली नाम से क्लियर हो रहा है, बाघों की सुरक्षा करना था। अब इस परियोजना से, इस प्रोजेक्ट से क्या फ़ायदा हुआ हमें? इससे ये फ़ायदा हुआ कि 2006 में बाघों की संख्या थी 1411, वो 2010 में 1706 हो गई, यानी इतनी जो है जनसंख्या बाघों की बढ़ गई। ठीक है, तो ये जो है तो इस यानी और भी बहुत सारी एक तरीके से केंद्रीय परियोजनाएं चलाई गई, जैसे मगरमच्छ प्रजनन परियोजना, हंगुल परियोजना, ठीक है, हिमालय कस्तूरी मृग परियोजना। तो बहुत सारी प्रोजेक्ट्स पे काम किया गया और अब भी किया जा रहा है, ताकि वनों की और वन्य प्राणियों की सुरक्षा की जा सके। ठीक है, अगला टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जीव मंडल नीचे। अब जीव मंडल नीचे क्या होता है? जीव मंडल नीचे एक तरीके का आरक्षित क्षेत्र होता है, या कह सकते हैं एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पे जानवरों को रखा जाता है, उनकी सुरक्षा की जाती है, उनकी देखभाल की जाती है। ठीक है, वहाँ पे किसी और को, किसी इंसान को आने की अनुमति नहीं होती। ऐसे क्षेत्रों को बोला जाता है जीव मंडल नीचे। ठीक है, भारत में 18 जीव मंडल नीचे है, ये बात याद रखना। और 10 जीव मंडल नीचे भारत में ऐसे हैं जिसको यूनेस्को ने विश्व नेटवर्क पर मान्यता दे दी है। ठीक है, तो कुछ उन्हीं में से मुख्य रूप से 2-3 हम जीव मंडल नीचे जो आपकी किताब में दे रखे हैं वो पढ़ेंगे। जैसे पहला है नीलगिरी जीव मंडल नीचे। नीलगिरी जीव मंडल नीचे भैया ये जो है इसकी स्थापना 1986 में कर दी गई थी।
ठीक है, आप ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर समझो एक एक चीज़। 1986 में इसकी स्थापना हो गई। भारत का पहला जीव मंडल नीचे भी है ये, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर देखा जाए इस जीव मंडल यानी ये कहाँ पर है स्थित है, इसकी लोकेशन बताई जा रही है कि नगर हॉल जो हमारा एरिया है दक्षिण में, बांदीपुर, मधुमलाई, नीलमपुर का सारा वन से ढका ढाल, और इसके अलावा जो नीलगिरी पठार है ऊपरा वो, साइलेंट वैली, सिधुवानी पहाड़ियाँ, वो सारी पहाड़ियाँ इस जीव मंडल या इस आरक्षित क्षेत्र में आती हैं, ठीक है। इसका क्षेत्रफल भी याद रख लो 5,520 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें क्या क्या पाया जाता है, जीव मंडल नीचे में विभिन्न प्रकार के आवास हैं, यानी बहुत सारे जानवर इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा वनस्पतियाँ, सूखी झाड़ियाँ, ठीक है, वो पाई जाती हैं। पर्णपाती वन मिल जाएंगे यहाँ पे आपको, अर्ध सदाबहार वन, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे मुख्य रूप से 2 संकटावन प्राणियाँ प्रजाति भी पाई जाती हैं। एक है नीलगिरी ताहर, एक जानवर है नीलगिरी ताहर, ठीक है। और एक शेर जैसी दुम वाला बंदर होता है, ठीक है। तो शेर जैसी दुम वाला बंदर भी इस जीव मंडल में पाया जाता है और उसकी सुरक्षा की जाती है, ठीक है। इसके अलावा हाथी, बाघ, गौ, सांभर, चीतल, ठीक है, ये भी जो है पाए जाते हैं, ठीक। अब आता है नंदा देवी जीव मंडल नीचे। अब ये भी जीव मंडल नीचे है, ये जो है उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड जो हमारा है राज्य, ठीक है, उसमें ये स्थित है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए कौन कौन से एक तरीके से यहाँ पे कौन कौन सी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो यहाँ पे पौधों की प्रजातियाँ भी हैं, ठीक है, जानवरों की प्रजातियाँ भी हैं, जैसे सिल्वरवुड, लेटिफोली, ऑर्चिड, रेडोडेंड्रॉन की प्रजातियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं। इसके अलावा जानवरों की प्रजातियाँ भी पाई जाती हैं, जैसे हिम तेंदुआ, काला भालू, भूरा भालू, कस्तूरी मृग, हिम मुर्गा, सुनहरा बाज, काला बाज यहीं पे पाया जाता है, ठीक है। सुंदरवन जीव मंडल नीचे, ठीक है। अब ये जो है पश्चिम बंगाल में गंगा नदी का जो डेल्टा है वहाँ पे ये स्थित है, और यहाँ पे जो है वैग्रो वन भी पाए जाते हैं, अनूप वन पाए जाते हैं, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे बंगाल टाइगर जो है उसका ये आवासीय क्षेत्र है, और यहाँ पे जो है उसकी सुरक्षा की जाती है, ठीक है। एक है मन्नार की खाड़ी का जीव मंडल नीचे। मन्नार की खाड़ी का जो जीव मंडल नीचे है, अगर इसको देखा जाए तो ये 1,05,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। दक्षिण पूर्वी तट जो भारत का है वहाँ पे ये स्थित है, और यहाँ पे जीव मंडल नीचे में 21 द्वीप है। कितने टापू हैं? 21 द्वीप यानी टापू हैं, और यहाँ पे बहुत सारे समुद्री घासें, ठीक है। इसके अलावा लवणी, अनूप, मैंग्रोव पाए जाते हैं, और 3600 पौधों और जीवों की संकटापन्न प्रजातियाँ पाई जाती हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यानी 3600 पौधों और जीवों की संकटापन्न यानी जो संकट में है, जो लुप्त होने के कगार पे हैं, उनकी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, उनको सेव किया जा रहा है यहाँ पे। तो ये था हमारा चैप्टर प्राकृतिक वनस्पति, जिसमें हमने प्राकृतिक वनस्पति के साथ साथ वन्य प्राणियों के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ लिया। तो आई होप ये चैप्टर आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई डाउट, मुझे लगता है आई थिंक कोई डाउट होगा नहीं। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है, पूछ सकते हो। किसी और चैप्टर को आपको समझना है, किसी और चैप्टर की वीडियो आपको चाहिए, तो आप जो है बेझिझक होकर कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उस पर वीडियो बनाने की। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।